है। देखो हम लोग ऐसे 200 ऐसे क्या होता है, कोई हमको बताएगा अच्छा ऐसे क्या होता है? ऐसे स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग, मतलब ये हम लोग का एक गाइडलाइन है जो हम लोग को गाइड करता है कि ऑडिट कैसे किया जाता है, कैसे करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे अकाउंट्स अपना मन से जैसे तैसे बना देते हैं, उसमें भी कुछ रूल है। ये मेथड होगा तो ऐसे बनाना है, ये मेथड अप्लाई होगा तो ऐसे बनाना है, उसी तरह से ऐसे है। नहीं तो जो सी लोग आपस में कंफ्यूज हो जाएगा कि पहले कौन ऑडिट करके गया। अब देखो हर एक साल जोड़ी एक ही ऑडिटर ऑडिट करेगा, चेंज होता है, अब करना भी पड़ता है, रीजन हम देंगे, करना पड़ेगा, ऐसा स्थिति आएगा। एक ऑडिटर का अलाउड नहीं होता है कभी 5 साल से ज्यादा एक ही कंपनी का ऑडिट करना, कभी अलाउड नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसे बताता है स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग कि ऑडिट का काम ऑडिटर को करना कैसे है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग, मतलब ऐसे। तो एक ऐसे था 200, कौन सा? अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हम पढ़ाए ऑब्जेक्टिविटी के बारे में। ऑब्जेक्टिविटी में क्या था? 2 ऑब्जेक्टिव था, एक था प्राइमरी, दूसरा था, ये दोनों का दोनों मेन ऑब्जेक्टिव है। लेकिन प्राइमरी मेन ऑब्जेक्टिव क्या बोलता है? ओपिनियन देना। ओपिनियन बताएगा, ओपिनियन 4 तरह का होता है, लेकिन कौन कौन सा हम सिखाएंगे, बताएंगे, थोड़ा वेट करो। ये सिर्फ ओपिनियन, क्या ओपिनियन देता है कि हम लोग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए थे ना, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया गया है वो ट्रू एंड फेयर है कि नहीं है। कल गलत तो नहीं दिखा दिया, उल्टा पुल्टा चीज था, वो ट्रू एंड फेयर नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं? इसका बहुत सारे एग्जाम्पल दे चुके हैं। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या था? डिडक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड एंड एरर। यदि हम लोग व्यू देने के, अच्छा एक बात होता है, सपोज एक स्टूडेंट यदि एग्जाम, मान लो मेरे पास कोई पढ़ने आता है, सबसे पहला तुम लोग का मोटिव क्या था बताओ हमको? अरे एग्जाम को पास करना, एग्जाम को पास करना, एग्जाम में कैसे मार्क्स आएगा इसके लिए तुम लाए थे मेरे पास, कि इसके लिए कि भैया नॉलेज कितना मिलेगा इसके कारण से। वो बात अलग है, नॉलेज मिल जाएगा, किंतु पहला मोटिव तुम लोगों का क्या था? अरे अगर नॉलेज लेना रहता तो सिर्फ बीकॉम करते, इसके साथ कोई प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन कर लेते, करते कि नहीं करते? सिर्फ बीकॉम के भरोसे बैठे तो नहीं रहते। मतलब पहला मोटिव होता है भैया एग्जाम में कोई भी स्टूडेंट का कि कैसे ज्यादा मार्क्स लाएं, कैसे जल्दी से जल्दी पास करें, ठीक है। तो अगर उसके साथ साथ अगर नॉलेज मिलता है तो कांग्रेचुलेसन, बहुत अच्छा बात है। अगर नॉलेज मिल गया तो जरूर लेंगे, लेकिन पहला मोटिव क्या नॉलेज होता है? अरे वो भी मोटिव है नॉलेज लेना, लेकिन ये क्या फर्स्ट मोटिव वो है हम लोगों का? प्राइमरी मोटिव क्या होता है? एग्जाम पास करना। सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, अगर हम तुमको बता देना जो नॉलेज भी लेना चाहता है ना, जो प्रोफेशनल कोर्स में सीए, सीएस, सीएमए, वो लोग भी पहले चाहता है ना कि पहले ये बताओ कि पास कैसे हो सकते हैं, ठीक है, उसके बाद नॉलेज देखा जाएगा। मतलब हम ये बताना चाहते हैं, अच्छा जब हम लोग का एग्जाम पास करना है, उसी तरह से ऑडिटर का पहला काम जाकर डिडक्शन एंड प्रिवेंशन को, फ्रॉड एरर्स को ढूंढना नहीं होगा, वो भी चाहेगा हम जाकर ओपिनियन दे। अगर ओपिनियन देते देते कोई फ्रॉड एरर्स मिल गया तब उसको डिटेक्ट करेगा, ठीक है। तो समझ में आया कि नहीं आया? तो ये सब बहुत सारा पॉइंट बता दिए ऐसे 200 में, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ था, थोड़ा बहुत नहीं बोलेंगे ना, अच्छा तो लास्ट क्लास जिन लोगों का मिस हो चुका है, जो अभी तक क्लास नहीं किया ना, उन लोगों को एकदम समझ में नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए ऐसा बोलना पड़ा। इसके बाद हम लोग क्या सीखे, ये सारा ऑडिट करने के लिए कुछ प्रोसेस है। क्या है भैया? सबसे पहले क्या करना पड़ता है? प्लानिंग। प्लानिंग किस लिए बताए थे, बोले थे जिसका ऑडिट करने जा रहे हैं, ध्यान तो देंगे, ऑडिट किसका करने जाना है? बैंक का करने जाना है कि किसी दुकानदार का, मोदी खाना का करने जाना है, या मान लो किसी भी कंपनी का करने जाना है, 25 सेल का, तो उस हिसाब से प्लानिंग को तैयार करेंगे। शुभम, उस हिसाब से प्लानिंग को तैयार किया जाएगा। अच्छा ये जो प्लानिंग है, प्लानिंग करने से सिर्फ हो जाएगा? प्लानिंग, अच्छा बताओ मेन मोटिव क्या है? ओपिनियन देना ना, तो ओपिनियन तो देंगे, लेकिन प्लानिंग के बाद क्या करना पड़ेगा? तो कैसे अप्लाई करें? जब प्रोसीड्यूर करेंगे, मतलब प्रोसेस जब चलेगा, उस बीच में क्या मिलेगा? कुछ एविडेंस मिलेगा। एविडेंस क्यों? देखो अगर कोई तथ्य नहीं मिलेगा तो किसके आधार पर बताएंगे कि कंपनी का ट्रू एंड फेयर है कि नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट? इसके लिए तथ्य चाहिए ना, एविडेंस चाहिए कि नहीं चाहिए? तो एविडेंस चाहिए, ये तो प्रोसीड्यूर के बाद ही मिलता है। अच्छा इसके बाद हम लोग एक निष्कर्ष निकालते हैं, ओवरऑल सारा का सारा ऑडिट एविडेंस चेक करेंगे, इसके आधार पर हम लोग का कंक्लूजन क्या है, तब अपना क्या देंगे? अच्छा ओपिनियन देंगे। समझ में आया इतना? ठीक है। इसके बाद सुनो ध्यान से, हम तुम लोगों को
ऑडिट और अकाउंटिंग के बीच में बहुत सारा डिफरेंस बता चुके थे, उसमें ना और एक डिफरेंस को नोट कर लेना घर पर जाकर। क्या? एक अगर अकाउंटेंट होता है, सिर्फ क्या होता है अच्छा? अकाउंटेंट, ठीक है। तो जो लोग इससे पहले क्लास कर चुका है, अकाउंटेंट को सिर्फ अकाउंट्स का नॉलेज रहेगा तो चलेगा, अरे उसको क्या करना है? अकाउंटिंग करना है। लेकिन अगर कोई ऑडिटर है तो सिर्फ अकाउंट्स का नॉलेज रख के ऑडिट कर लेगा? पॉसिबल है कि उसका लॉ का भी नॉलेज चाहिए, मैथ का चाहिए, स्टैट्स का चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, मतलब बहुत सारी चीज का नॉलेज चाहिए ना। इसको थोड़ा नोट कर लेना, ठीक है, उस पेज में। इसके बाद हम लोग आज पढ़ेंगे अच्छा ऑडिट एविडेंस के बारे में। ऑडिट एविडेंस, सुनो, जो हम लोग तथ्य निकालते हैं ना, ऑडिट एविडेंस, जो तथ्य निकाला जाता है वो तीन चीजों के आधार पर निकालते हैं कि इस कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है कि नहीं। इसके लिए जो प्रोसेस किया जाएगा, उसके लिए जो तथ्य निकाल, तीन तरह का होता है ऑडिट एविडेंस, बता दें। एक होता है जो सोर्स के आधार पर, दूसरा है नेचर, इम्पैक्ट, एक्सटर्नल, इंटरनल। नोट करो अच्छा। देखो, ये दो तरह का कौन सा सोर्स होता है बता दें हम तुम लोगों को। जैसे कि सपोज ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करने के लिए एक होता है सोर्स, मतलब जब कोई हम लोग कंपनी के अंदर से इंफॉर्मेशन को लेते हैं। जैसे कि भैया बताइए, डिप्रिसिएशन, बहुत अच्छा, बाहर का कोई आदमी हमको इन्फॉर्म करेगा कि कंपनी कितना डिप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए। ये तो मैनेजमेंट चार्ज किया होगा, ऑडिटर मैनेजमेंट से डिस्कस करेगा, मतलब ये एक इंटरनल सोर्स है, इंटरनल। किंतु मान लो अच्छा हमको पता करना है एक्सटर्नल का मतलब, जैसे कि ये डेटर्स को सामान बेचा है कि नहीं बेचा है। सपोज अच्छा बताओ, फॉल्स सेल्स इनवॉइस बन सकता है कि नहीं बन सकता है? अरे फॉल्स सेल्स इनवॉइस बन सकता है तो कोई भी आसानी से बना लेगा। अरे हम सेल करते हैं, अभी एक बिल काट के दे देंगे, डेटर्स के पास है कि नहीं क्या पता। तो जब ऐसा चीज कंफर्म करने के लिए डेटर को सेल हुआ है कि नहीं हुआ, उसके पास तक माल पहुंचा है, क्योंकि देखो सेल्स अगर झूठ मूठ के बढ़ा दिया, ठीक है, तो अगर झूठा अगर डेटर बढ़ाएगा तो उससे फायदा क्या बताओ हमको? अरे प्रॉफिट बढ़ जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। भैया बैलेंस शीट कैसे मैच करेगा? देखो अच्छा, अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो लायबिलिटीज बढ़ेगा, और सेल्स बढ़ेगा तो डेटर्स भी तो बढ़ाएगा, बैलेंस शीट मैच कर गया। तो बताओ जब डेटर्स को चेक करना है तो हम लोग कौन सा ज्यादातर एविडेंस यूज करेंगे? ज्यादातर कौन सा? सेल्स इनवॉइस के ऊपर भरोसा कर लेना, ये करना ठीक नहीं होगा। तो मतलब वहां पर ज्यादातर किसका यूज करेंगे? इंटरनल। लेकिन भैया क्या सेल्स इनवॉइस के ऊपर यकीन करना पॉसिबल है? यदि कंपनी का इंटरनल कंट्रोल, तुम लोग पढ़ा चुके हैं, इंटरनल कंट्रोल बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तब शायद उस पर यकीन कर सकते हैं। समझ में आया? बहुत यदि स्ट्रांग है तब, यदि वीक है तो कभी नहीं करेंगे। पढ़ाया जाएगा इसके ऊपर। नेचर, डॉक्यूमेंट्री, ओरल, डॉक्यूमेंट्री, ओरल। देखो नेचर के आधार पर क्या होता है ना, जैसे कि हम तुम लोगों को बताएं, हम लोग डिसाइड करेंगे, जैसे कि कंपनी में अगर एम्प्लॉय लोग अगर काम कर रहा है, जो वर्क कर रहा है, ठीक है, तो एम्प्लॉय लोगों के लिए डॉक्यूमेंट्री मतलब क्या बना कर रखना चाहिए था मैनेजमेंट को? अटेंडेंस,
अटेंडेंस बुक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो अटेंडेंस क्या हो गया हम लोगों के लिए? डॉक्यूमेंट्री हो गया, ठीक है। तो अगर मान लो डॉक्यूमेंट्री था तो हम उन लोगों से पूछे, ठीक है, तो कि आप इन लोगों का अटेंडेंस बुक में रिकॉर्डिंग करते हैं कि नहीं करते हैं, जब आता है कोई लिखा जाता है कि नहीं किया जाता है, इसी मुंह से पूछे, सिर्फ पूछ लिए मैनेजमेंट से, तो मैनेजर बोला हाँ हम लोग ऐसा करते हैं, इसको क्या बोलेंगे? ओरल। लेकिन विजुअल का मतलब होता है ना, आंखों देखा, आंखों देखा का मतलब अब ऑडिटर को विश्वास नहीं हो रहा है मैनेजमेंट जो बोल रहा है सही है कि नहीं है, तो ऑडिटर क्या किया, जाकर डायरेक्टली देखा 9 बजे पहुंचकर कि 9 बजे आता है तो जितना एम्प्लॉय लगा रहा है सबका टाइमिंग लिखा जा रहा है कि अच्छा बहुत समय सिर्फ बोला जाता है, ठीक है। तो जैसे ट्यूशन सेंटर में देख लो बहुत समय क्या होता है, मेरा भी ऐसा ट्यूशन सेंटर में क्या एक आई कार्ड दिया जाता है नॉर्मली, कौन कौन सा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, बिना आई कार्ड का एंट्री नहीं होगा। तो उसी तरह से वहां पर बिना, ऐसा तो नहीं है अटेंडेंस बुक है ही नहीं है, जो तो वर्ड का एंट्री कर जा रहा है, मतलब कौन आ रहा है कितना बजे आ रहा है कोई ठीक नहीं है। तो मतलब ऑर्डरली मतलब मैनेजमेंट से ऑर्डरली पूछना, किंतु विजुअल का मतलब होता है जाकर खुद देखना, ठीक है। इम्पैक्ट, अच्छा इसको लिख लिया सब। पर्सुएसिव, कंक्लूसिव, देखो पर्सुएसिव इम्पैक्ट का मतलब बताएगा, जो पर्सुएसिव और कंक्लूसिव का मतलब क्या बोला गया। पर्सुएसिव का मतलब होता है जैसे कि मान लो अच्छा किसी चीज के बारे में कुछ लास्ट क्लास में बताए थे, हम लोग ना नॉर्मली जानकारी ले रहे हैं, सिर्फ नॉर्मल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो मैनेजमेंट से पूछ लिए, जैसे मैनेजमेंट से पूछे कि आप लोग स्टॉक के वेरिफिकेशन के लिए क्या किए, तो मैनेजमेंट बोला देखो हम लोग ऑलरेडी एक वहाँ पर बीन कार्ड बना कर रखते हैं, एक डॉक्यूमेंट्स है जी, प्लस वहाँ पर एक गार्ड रखा रहता है जो कितना आ रहा है नहीं आ रहा है सारा बीन कार्ड में रिकॉर्डिंग होते जाता है, ठीक है। तो ये जो मैनेजमेंट से पूछे, मैनेजमेंट सिर्फ बता दिया कि स्टॉक आता है तो हम लोग ये मेथड फॉलो करते हैं, ये मेथड फॉलो नहीं करते हैं, यहाँ से परचेज हो रहा है, इतना का स्टॉक बेच रहा है, ये सब जो सारा इन्फॉर्मेशन लिए, मतलब नॉर्मल इन्फॉर्मेशन। किंतु यहाँ पर जो कंक्लूजन लिखे ना, इसका मतलब हुआ ना पार्टिकुलर। मान लो हम लोग यदि डायरेक्टली जाकर जो स्टोर कीपर होगा, ठीक है, तो डायरेक्टली जाकर बिन कार्ड देख ले, गार्ड से पूछे कि आप लोग का कौन सा सामान किस दिन आया था, उसका इनवॉइस दिखाई, इनवॉइस में तो रिकॉर्डिंग रहता है, प्लस अगर सामान आता है तो साइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, स्टोर लेजर में देखना एक साइन का कॉलम होता है, ठीक है, तो नहीं तो तुम लोग दिखाएंगे हम, वहाँ पर साइन हो रहा है कि नहीं, ऑथोराइज पर्सन ऑथोराइज कर रहा है तभी तो सामान भेजा जा रहा है, क्या बिना ऑथोराइजेशन के गुड सप्लाई कर दिया जा रहा है। इसके बारे में एकदम डीपली इन्फॉर्मेशन किससे मिलेगा? स्टोर कीपर से, नहीं तो परचेज मैनेजर से मिलेगा। मतलब एक होता है जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर का मतलब उससे हमको कौन सा इन्फॉर्मेशन मिला? नॉर्मल इन्फॉर्मेशन। वहां पर हमको प्रूफ नहीं मिलेगा ज्यादा, प्रूफ के लिए हमको एक पार्टिकुलर डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा, पार्टिकुलर डिपार्टमेंट, वो कौन सा डिपार्टमेंट है? कंक्लूसिव डिपार्टमेंट। मतलब वहां पर एविडेंस मिलेगा। जैसे कि तुमको एक एग्जांपल दिए थे, मान लो बाहर में किसी से अगर बात करेंगे कि सोनू कैसा लड़का है, वो लोग क्या बताएगा? सोनू हाँ अच्छा, खेलने में अच्छा है, पढ़ने में अच्छा है, इसमें अच्छा है, उसमें अच्छा है। किंतु अगर सिर्फ हमको चेक करना है कि पढ़ने में कैसा है तो किससे पता चल जाएगा? मार्कशीट देखकर। उसी तरह से बोला गया, अगर तुमको एकदम गहराई में यदि इन्फॉर्मेशन को लेना है, एकदम पूरा कंफर्म करना है, जैसे कि नहीं बोलते हैं स्टैम्प पेपर का लिख कर मिलना चाहिए, तो इस डिपार्टमेंट मतलब डिपार्टमेंट में जाकर डायरेक्टली बिन कार्ड को चेक करो। तो कैसे चेक करना है हम बताएंगे, उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये नोट कर लिया सब, ठीक है। एग्जाम में सिर्फ देगा अच्छा ऑडिट एविडेंस को एक्सप्लेन करना और कुछ नहीं देगा, इसका नाम नहीं देगा, तुम लोग को इस नाम को लिखना पड़ेगा उसके अंदर, ठीक है। इसके लिए तुम लोग को बोले थे एक बुक खरीद लेने के लिए, जितना जल्द हो सके, संजय मुद्रा का, और लेट मत करो। मैथड ऑफ, ये एग्जाम में आता है बहुत समय, ठीक है। मेथड ऑफ ऑडिट एविडेंस, ये क्या होता है? हम लोग ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करना है तो उसके लिए हमको कैसे प्रोसेस, किस तरह से प्रोसीड्यूर किस तरह से करना पड़ेगा?
ये मेथड है, इसको ऐसे इसलिए लिखा कि हम लोग को याद हो जाए कि ICAI ऑब्जर्वेशन रीपरफॉर्मेंस, ठीक है। ICAI का नॉर्मली सबको नाम पता है, ठीक है। ऑडिट को वही लोग गाइडलाइन कर रहा है अभी। तो सुनो ध्यान से, जैसे कि इंस्पेक्शन का मतलब बताएं। जैसे कि मान लो हम लोग को जानना है अच्छा कि स्टॉक डिपार्टमेंट में, जैसे कि मान लो स्टॉक का वेरिफिकेशन अगर मान लो करना रहा, स्टॉक जाकर चेक करना है, तो इंस्पेक्ट क्या करेंगे कि कौन कौन सा सामान आया है कि नहीं आया है, ठीक है। तो इसके लिए वो लोग कहाँ पर, वो लोग उसके लिए जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट होता है क्या रहता है, जैसे कि अभी तुम लोग बता चाहिए बिन कार्ड, ठीक है। वो लोग बिन कार्ड को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वहाँ पर वॉचमैन को लगाया कि नहीं, तुम लोग को शायद पता है। जैसे कि देखना सीमेंट फैक्ट्री वगैरह में खास तौर पर क्या होता है, अगर गार्ड नहीं रहता है तो उन लोगों को ऑर्डर दे दिया जाता है, वर्कर लोग आता है, देखो क्या होता है खास वर्कर लोग आता है, सामान लेकर ना बोल देता है कि इतना बस्ता सीमेंट पहुंचाना है, 10 बस्ता रहता है, 12 बस्ता ले जाकर सीमेंट पहुंचा देता है। तो इससे क्या हो भैया, 10 बस्ता का तो दाम मिला मालिक को, 2 बस्ता का दाम उसका जेब में चल जाएगा। ऐसे होता है कि नहीं होता है, कभी जाकर चेक करना, एम्प्लॉय ऐसा काम करता है। तो भैया ऑडिटर का क्या काम है इसमें, तो ऑडिटर जब इस चीज को वेरीफाई करेगा ना, जब उसका डॉक्यूमेंट्स को देखेगा तो उसको पता चलेगा कि लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक कितना बचना चाहिए। अगर उतना नहीं बचा, इसका मतलब चोरी हुआ है, तो चोरी हुआ है तो उसका एंट्री दिखाओ बुक्स ऑफ अकाउंट में। अरे मेरा काम FIR करना नहीं है, लेकिन चोरी हुआ तो इसका एंट्री तो होना चाहिए। कैश लॉस्ट हुआ, डिफॉल्ट कटेड हुआ, तो उसको PL अकाउंट में दिखाओ लॉस हो गया, और कैश से लेस, सॉरी, और उसको स्टॉक से लेस करो। ये तुम्हारा काम था, तुम कहीं नहीं किया। तो इसके लिए अच्छा इसको क्या बोले, इंस्पेक्शन, जाकर चेक करना रिलेटेड डॉक्यूमेंट है कि नहीं है। इसके लिए लोग क्या किया, CCTV लगाया है कि नहीं लगाया है, तो क्या होगा इससे, देखो ये सब काम मेरा नहीं है, लेकिन ये सब क्यों हम लोग इंक्वायरी कर रहे हैं, इसलिए इंक्वायरी कर रहे हैं ताकि आगे चलकर हमको पता चलेगा कि अगर इसका स्टॉक डिपार्टमेंट में गोलमाल है, इसका स्टॉक डिपार्टमेंट में गड़बड़ है, तो हम लोग क्या करेंगे, ज्यादातर इसका कौन सा बुक देखेंगे, परचेज बुक। परचेज बुक को अच्छा से चेक करेंगे, अगर इसका स्टॉक डिपार्टमेंट में गोलमाल मिला तो कैलकुलेशन। अच्छा बहुत सारे कैलकुलेशन में मिस्टेक होता है क्या, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं जहां पर 100 बस्ता लिखना चाहिए वहां 10 लिख दिया, या 100 को 1000 कर दिया, ये थोड़ा चेक करना है, ठीक है। तो कैलकुलेट करना है ये। अच्छा एनालिटिकल रिप्रोसीड्यूर, ये क्या होता है, जैसे कि मान लो पता है बैलेंस शीट हम लोग का इस तरह का हो गया फॉर्मेट, यहाँ करंट ईयर, यहाँ हम लोग चेक करेंगे। अगर सपोज मान लो सेल्स, सॉरी बैलेंस शीट PL की जगह स्टेटमेंट आ चुका है, PL की जगह स्टेटमेंट आ गया। अगर मान लो अच्छा यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में दिखाते हैं ना सेल्स, एक सेल्स यहाँ है, यहाँ पर है, और एक सेल्स है, तो इससे क्या पता चलेगा, इससे लोग जानकारी ले सकते हैं कि क्या कारण था इस सडनली सेल इतना कम हो गया या इतना सेल अधिक हो गई। या तो जैसे दूसरा एग्जांपल तुमको देते हैं, सपोज मान लो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, जिसको हम लोग अदर एक्सपेंसेस में दिखाते हैं, यहाँ था सिर्फ 20,000, कितना था, यहाँ पर है 2 लाख। तो मैनेजमेंट पूछेगा तो रीजन क्या था, आपका सडनली ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इतना इंक्रीज कर गया, काहे कि उस खर्चा को नोट करेंगे, वो कौन सा खर्चा है, रेवेन्यू खर्चा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहा। तो बताया हमको नहीं, इस साल मेरा जो डिपार्टमेंट था वो इंक्वायरी करने के लिए कि कंपनी में प्रोडक्शन को और अच्छा कैसे किया जा सके, इसके लिए रॉ मटेरियल के लिए क्या जरूरत पड़ेगा, नहीं करेगा, इसका लिए जो मेरा मैनेजमेंट का जो मेरा सेल्स डिपार्टमेंट है, वो लोग अपना एम्प्लॉय लोगों को बाहर भेजा था फॉरेन, कि जापान से जाकर टेक्निक सीख कर आए कि वो लोग क्या टेक्नोलॉजी यूज करता है, कौन कौन सा रॉ मटेरियल यूज करना चाहिए। तो उस ट्रैवलिंग में इतना खर्चा लग गया, ये किससे पता चलेगा, एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीड्यूर, ये कंपैरिजन करेगा, ये बताएगा कंपेयर कर कर कि रीजन क्या था। जैसे कि सपोज मान लो एडवर्टीजमेंट खर्चा है, एडवर्टीजमेंट, अगर एडवर्टीजमेंट कोई खर्चा है, यहाँ पर जैसे कि दिखा रहा है मान लो 10,000, यहाँ दिखा दिया अच्छा 3 लाख, कितना दिखा दिया 3 लाख। तो एक बात बोला गया है, सडनली कोई अगर बहुत ज्यादा खर्चा किसी रीजन से हो जाए ना, तो उसको हम लोग सेपरेटली दिखाते हैं, उसको अलग से दिखाया जाता है, ठीक है। तो भैया ऐसा क्यों बोला गया बताएंगे, थोड़ा वेट करो। जैसे कि एडवर्टीज में यहाँ 10,000 था, वहाँ कितना हो गया अच्छा 3 लाख था। पूछा ऐसे क्यों हो गया, तो बोला जब मेरा इस साल मेरा कंपनी का एक नया सा कार लॉन्च किया, जब लॉन्च किया था ना उस दिन बहुत बड़ा पार्टी हुआ था, जिस कारण से इतना ज्यादा खर्चा, मतलब इस चीज को एडवर्टीजमेंट करने के लिए, क्योंकि नया नया मॉडल आया है, तो हम लोग को बहुत सारा एडवर्टीजमेंट में खर्चा करना पड़ गया, इसी कारण से मेरा खर्चा इतना अधिक इंकर हुआ। क्यों पूछ रहे हैं, देखो अच्छा अगर ये खर्चा बोला गया कोई यदि बहुत बड़ा अमाउंट में खर्चा होता है, जैसे कि
टोटल रेवेन्यू का 2% से यदि अधिक है, सॉरी 1% से अधिक है, टोटल रेवेन्यू का 1% से अधिक है, तो बोला गया उसको सेपरेटली दिखाने के लिए, उसको अलग से दिखाओ। क्यों? ताकि हम लोग पता करने सकें, कहीं वो चीज एसेट्स को यूज करने के पहले इनकट हुआ होगा तो हम उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर में डाल देंगे, या तो हमको पता चलेगा इस रीजन के कारण से ये खर्चा इनकट किया है, वो अलग है। तुम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में अभी तुम लोग नहीं दिखाते हो अलग से खर्चा, क्योंकि उतना ऐसा खर्चा आता भी नहीं है। किंतु ऑडिट की दुनिया बता दिया गया ऑलरेडी, कोई यदि बहुत बड़ा खर्चा होता है किसी रीजन से सडनली क्रिएट होता है तो उसे अलग से सेपरेटली दिखाना पड़ेगा। ये कौन बताता है? अच्छा, एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीड्यूर। इसके साथ साथ ये हम लोग को बताएगा रेशियो के बारे में। किसके बारे में? रेशियो के बारे में। भाई ये रेशियो क्या बताता है? बहुत चीज बताता है। ये बताएगा कि कंपनी गोइंग कंसर्न है कि नहीं है। जैसे कि हम तुम लोगों को बताए थे करंट रेशियो, करंट रेशियो का स्टैंडर्ड रेशियो कितना है? 2:1। मतलब जो करंट एसेट्स होगा वो करंट लायबिलिटीज का, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज का दुगना होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? बोलो विशाल। सपोज मान लो ऐसा हो गया, सपोज ऐसा हो गया, तो क्या ये गुड इंडिकेशन है? क्या बता रहा है ये कि करंट लायबिलिटीज करंट एसेट्स से बहुत ज्यादा है, तो ऐसा होगा तो क्या होगा? अगर करंट लायबिलिटीज ज्यादा है तो करंट एसेट्स का पेमेंट करने सकेगा, मतलब मेरा क्या सेल होगा? फिक्स एसेट्स। और फिक्स एसेट्स का सेल होना क्या मेरे लिए गुड इंडिकेशन है? नहीं। मतलब ये डिसाइड कर सकता है कि शायद मेरा कंपनी गोइंग कंसर्न ना हो, गोइंग कंसर्न के बारे में पढ़ाया जाएगा वो बात अलग है, लेकिन ये बताएगा मतलब रेशियो कुछ इंडिकेट करना चाह रहा है। जैसे कि तुमको एक बात बताते हैं, जैसे कि मान लो पवन, तुम लोगों को पता है कि नहीं? अच्छा, ये योगा में नेशनल चैंपियन है, तो पता है? वाह बहुत अच्छा। इसका बचपन से सपना था बड़ा होकर CMA MBA कर कर एक बड़ा होकर एक बहुत बड़ा योगा बाबा बन जाए। अरे ठीक है, तो योगा सिखाएगा। तो एक आश्रम खोला, समझ मारे कि एकदम आश्रम। अच्छा ठीक है, अच्छा बोला रामदेव बाबा को बगल में खोले, उनको कंपटीशन देगा। ठीक है, तो आश्रम खोला, तो हम लोग गए वहां ऑडिट करने। देखिए इसका आश्रम में ना घी बहुत यूज होता है। ठीक है, तो घी बहुत यूज हो रहा है। हम लोग बोले दूसरा जगह तो इतना यूज नहीं होता है, आपके फर्म में देखो। ये भी बताता है ARP कि जो मेरा कॉम्पिटिटर है, ठीक है, तो उसका करंट रेशियो सपोज मान लो ऐसा है 3:1 है, तो नॉर्मली मेरा इतना घट कैसे गया? तो हम लोग पकड़ नहीं सकेंगे, अरे इसका जो कॉम्पिटिटर लोग है उन लोग का कुछ रेशियो इस तरह का जा रहा है, आजकल मार्केट में एडवर्टीजमेंट में इतना खर्चा हो रहा है, तो इसका इससे ज्यादा कैसे हो गया? तो रीजन पकड़ नहीं सकेगा ना, चेक करेगा। तो उसी तरह से घी में क्या हुआ ना, एक नाम सुना कभी कोई स्टॉक टर्नओवर रेशियो? ये क्या बताता है? ये बताता है हम लोगों को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एवरेज स्टॉक के बीच में रिलेशनशिप। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब अच्छा ड्यूरिंग द ईयर कितना घी यूज हुआ, कंज्यूम हुआ। ठीक है, एवरेज स्टॉक मतलब नॉर्मल कितना स्टॉक पड़ा रहता है, मतलब कभी भी जाओगे तो नॉर्मली इतना स्टॉक घी का पड़ा रहेगा। बोले कारण क्या है पवन? इतना तो बाबा रामदेव भी नहीं खाते हैं, तुम कैसे खा लिया? ठीक है, तो पता चला, ये कैसे पता चला कि देख रहे हैं इसका कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, हद से बेहद है। ठीक है, तो हाँ स्टॉक नॉर्मली उतना नहीं रखता है जितना रखना चाहिए, लेकिन कंजम्पशन इसका हाई कैसे हो गया? ठीक है, तो बार बार इन लोग घी मंगाना पड़ता है, बार बार मंगाना पड़ा। कैसे पता चला? तो इंक्वायरी की तो हम लोग को पता चला वहां पर, ठीक है, तो कि ये लोग घी को क्या करता है? नहीं, बेचता नहीं है, खुद तो खाता है, साथ साथ लंगर करवाता है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट में। जो लोग भी इसका आश्रम में आते हैं उन लोगों को बहुत फ्री में भोजन मिलता है, तो उसमें ये लोग यूज करता है घी का। फिर हवन में यूज होता है, फिर ये लोग खुद खाता भी है, तो इसके कारण से इन लोगों का घी का कंजम्पशन बहुत अधिक है। अब हमको अगर डाउट हुआ इसके बाद, नहीं ये झूठ बोल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? अगर घी खाता होगा, हवन में यूज करता होगा, ठीक है, इससे प्रोडक्ट बनाता होगा, तो हम लोग क्या करेंगे? परचेज इनवॉइस को चेक करेंगे, वहां तो लिखा रहेगा ना कितना ड्यूरिंग द ईयर घी आया कि नहीं आया, इनवॉइस का नंबर दिया रहेगा। तो हम लोग ये कैसे पता चलेगा? ये सब हम लोग का रेशियो चेक करना पड़ेगा। जब हम लोग का डाउट होगा तब, तो भैया क्या रेशियो के ऊपर बिलीव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो सुनो, देखो रेशियो का चेक तब किया जाता है जब इन लोगों का ना इंटरनल कंट्रोल वीक होता है। जब इन लोगों का इंटरनल कंट्रोल वीक होगा तब हम लोग रेशियो को खास तौर पर चेक करें, जो कंपेयर करके बताएगा इसका बाकी कंडीशन कैसा है, नहीं है। अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है ना, देखो ऐसा भी हो सकता है तुम लोग को लग रहा है भैया जोड़ी है, ये लो रेशियो, अगर मान लीजिए स्टॉक में गोलमाल होगा तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो में भी गोलमाल हो जाएगा,
हो सकता है। तो अगर स्टॉक में गलती है तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो में भी तो गलती होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, चेक करो इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है कि नहीं है। अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है तो हम लोग इसके रेशियो को बिलीव कर लेंगे, ज़्यादा इंक्वायरी करने का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इसका बहुत ही वीक है तब हम लोग को रेशियो को भी चेक करना पड़ेगा, ये लोग जो रेशियो निकाला है वो सही है कि, तब अच्छा से इंक्वायरी करेंगे कि परचेज इनवॉइस कहाँ है, बिल नंबर कितना है, नहीं है, ये हम लोग को वेरीफाई करना है। अच्छा इसके बाद अच्छा मतलब ये क्या क्या बताया, पहला कंपेरिजन बताया, एक कंपनी से दूसरा कंपनी को कंपेयर करके बताया, ठीक है। तो दूसरा फ्लक्चुएशन, मतलब इस साल इतना खर्चा हुआ तो अगला साल उतना कैसे हो गया, इसके बारे में इंडिकेट किया फ्लक्चुएशन। तीसरा रेशियो एनालिसिस के बारे में बताता है, ये कौन बताया अच्छा, ARP, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत आता है। अच्छा ये है अच्छा इंक्वायरी। इंक्वायरी का मतलब अगर तुम लोग को डाउट लगता है ना किसी चीज के ऊपर तो तुम लोग क्या करो, इंक्वायरी करो। तुम लोग कभी भी कोई डाउट लगे तो क्या करना चाहिए, इंक्वायरी करना चाहिए। इसके लिए दो तरह का एविडेंस होता है, एक को बोलते हैं इंटरनल एविडेंस, दूसरे को क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल एविडेंस। इंटरनल एविडेंस का मतलब जो हम लोग मैनेजमेंट से लेंगे, एक्सटर्नल एविडेंस का मतलब जो बाहर से मंगवाए। भैया कैसे बताइए हमको, सुनो ध्यान से, देखो मान लो अगर हमको डाउट हो रहा है जैसे कि डेटर्स को लेकर, हमको डेटर्स को लेकर डाउट है, ये लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में डेटर्स को बढ़ा बढ़ा कर दिखाया है, बढ़ा बढ़ा कर जानबूझ के, क्यों बताते हैं तुमको, क्योंकि अच्छा इसका प्रॉफिट बढ़ जाए, सेल्स को ज्यादा दिखाएगा। तो ऐसा केस में अब बताओ हम लोग तो उससे सेल इनवॉइस भी ले सकते हैं, क्या उसके ऊपर बिलीव कर लेना चाहिए। अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है तब शायद तुम बिलीव कर सकते हो, नहीं अगर वीक है तब नहीं। तब हम लोग क्या करेंगे, एक्सटर्नल कंफर्मेशन करेंगे, मतलब किससे, तब हम लोग कस्टमर के पास भेजेंगे। जो लोग डेटर्स था, अरे उसका तो नाम लिखा होगा ना भैया, लेकिन छोटा मोटा डेटर्स का कौन नाम लिखता है, अरे छोटा मोटा लोग गोलमाल उतना नहीं करेगा। मान लो बड़ा, देखो छोटा मोटा तो गोलमाल अगर कर भी दिया तो बहुत पकड़ना मुश्किल है, लेकिन जो बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट में परचेज किया है, बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट में, ठीक है, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए, उन लोगों को एक कंफर्मेशन लेटर सेंड करना चाहिए कि आप मेरा इस कंपनी से प्रोडक्ट को परचेज किए हैं कि नहीं किए, तब पता चल जाएगा। तो नहीं भैया डेटर भी झूठ बोला तो देखो अच्छा ऐसा झूठा डेटर कितना होगा, कुछ एक होगा, इसका संख्या बहुत कम होगा। लेकिन अगर हम सबके पास इंफॉर्मेशन भेज दिए तो इसके लिए अच्छा कंफर्मेशन को करने के लिए ना दो तरह का कंफर्मेशन होता है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव। पॉजिटिव में क्या होता है ना, पॉजिटिव में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिख कर भेजते हैं, आप हमको बताइए कि हम आपको, मेरा कंपनी आपको इतना सेल किया था, ये कौन लेके भेजेगा, ऑडिटर, ठीक है। तो ऑडिटर बोलेगा मैनेजमेंट को लिख के भेजने, या तो खुद लिख कर भेजेगा। आप हमको इन्फॉर्म कीजिए कि आपके पास ये सामान बेचा गया है कि नहीं बेचा गया, इस तारीख को इस इनवॉइस नंबर के ऊपर, तो बेचा गया है या नहीं, जो भी हो आप हमको रिप्लाई कीजिएगा। ये किस में बोला जाएगा, पॉजिटिव कंफर्मेशन में। नेगेटिव में हम लोग क्या करेंगे पता है, हम लोग लिख के भेजेंगे कि आपको अगर इतना सेल हुआ होगा, ठीक है, आपको सामान अगर बेचा गया होगा, तब आपको मेरे को रिप्लाई देने का कोई जरूरत, किंतु अगर ये इन्फॉर्मेशन गलत है, ये इन्फॉर्मेशन झूठा है, तो हमको सेंड कीजिए कि ये बात गलती है, आपको इतना नहीं इतना का सेल किया गया, सेल ही नहीं किया गया। ये किससे पूछ रहे हैं, एक्सटर्नल पार्टी से, डेटर से, एक्सटर्नल पार्टी है मेरा, कितना समझ में आया। अच्छा तो एक चीज पता चला, इसमें रिस्पॉन्स आएगा ही आएगा, रिस्पॉन्स आएगा कि नहीं, अरे हाँ ना आएगा तो, लेकिन इसमें रिस्पॉन्स आएगा ऐसा जरूरी है, इसमें कब रिप्लाई आएगा, जब बात झूठा रहेगा तब। इसमें पता है अच्छा, इसमें हम लोग का तसल्ली ज्यादा मिलेगा, इसमें तसल्ली कम मिलेगा, बोलो क्यों। देखो अगर मेरे पास आ रहा है कोई भी इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो हम समझ गए ये बात सही है या गलत है, करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल गया तो कम से कम। लेकिन अगर मान लो पॉजिटिव में भेजे, वो हमको कोई रिप्लाई नहीं दिया, मतलब क्या, हम लोग को डाउट होगा जरूर कोई गोलमाल है, रिप्लाई अगर नहीं आया तब। लेकिन नेगेटिव में अगर रिप्लाई नहीं आया तब तो हम लोग मानेंगे, सोचेंगे कि नहीं तब ठीक ठाक है। किंतु ऐसा भी तो हो सकता है वो आदमी भेजने भूल गया होगा, अरे बहुत सारा ऐसा लेटर जाते रहता है कंपनी में, हम जिस डेटर को भेजे थे वो भेजने भूल गया, या तो भेजा होगा मेरे पास अभी तक नहीं पहुंचा। तो तसल्ली ज्यादा किस में मिलेगा, पॉजिटिव में ज्यादा मिलता है।
इसीलिए ज्यादा रिलायबल लेवल कौन सा होता है? पॉजिटिव। ये एक्सटर्नल कंफर्मेशन इसके अंदर लिखना है, ठीक है, तो समझाएंगे। एक होता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब हम लोग ना डायरेक्टली जाकर ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, तो डायरेक्टली जाकर चेक करेंगे। ये लोग जितना मानते हैं परचेज बुक भी सही है, सब चीज पूरा एकदम करेक्ट है, नो डाउट, ठीक है, तो किंतु ये जो इंफॉर्मेशन दिखाया जा रहा है ये सामान इसके पास है भी कि नहीं भी है। जैसे बताएं, उत्तर प्रदेश में एक अच्छा हॉस्पिटल में जो बेड खरीदा जाता है ना, परचेज किया जाता है, उसका एक घोटाला हो गया था। कैसे? वो लोग दिखाया कि हम लोग बेड को परचेज किए हैं, लेकिन जब गया ना ऑडिटर तो पता चला कि कुछ तो बेड था, मान लो कि 1000 में 100 बेड था, 900 बेड था ही नहीं। जो इनवॉइस था वो सारा का सारा फॉल्स था। क्या फॉल्स इनवॉइस नहीं बन सकता है? फॉल्स इनवॉइस था। तो इसके लिए ऑडिटर कभी कभी क्या करता है? जाकर चेक करता है। अच्छा बताओ, ये सब जाकर इंक्वायरी करना क्या ऑडिटर का काम है? नहीं है। लेकिन वो क्यों जाकर चेक कर रहा है? ये सारा का सारा कंप्लायंस प्रोसीड्यूर है, इसलिए कि जाकर इंक्वायरी करेंगे तो हमको पता चलेगा इसका इंटरनल कंट्रोल कैसा है, इसका हमने फ्रॉड है कि नहीं है, ये सारा पता चलेगा तब तो डिसाइड करेंगे इसका बुक्स ऑफ अकाउंट को कितना गहराई से चेक करना है। बुक्स ऑफ अकाउंट को कितना गहराई से चेक करना है, इसके लिए हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं। इसीलिए बताए थे, एक कंप्लायंस प्रोसीड्यूर होता है, एक सब्सटेंटिव प्रोसीड्यूर होता है। सब्सटेंटिव मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करना। अगर कंप्लायंस प्रोसीड्यूर मतलब इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है तब सब्सटेंटिव प्रोसीड्यूर कम करना पड़ेगा। अगर कंप्लायंस प्रोसीड्यूर वीक है तब सब्सटेंटिव प्रोसीड्यूर ज्यादा करना पड़ेगा। इस कारण से इतना वेरिफिकेशन हो रहा है। रीपरफॉर्मेंस, देखो रीपरफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है? रीपरफॉर्मेंस का मतलब हुआ जैसे कि एक एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन मांगे, जैसे किस चीज का भैया? जैसे कि बैंक पासबुक होता है ना, बैंक पासबुक, एक बैंक अच्छा बताओ, बैंक पासबुक हम लोग जो एक हम लोग एक कैश बुक बनाते, पता है? एक डबल कॉलम कैश बुक होता है, डबल कॉलम, जिसमें कैश अकाउंट भी होता है और बैंक अकाउंट भी होता है। तो हमको सिर्फ बैंक अकाउंट का इंक्वायरी करना था। किसका इंक्वायरी करना था? अच्छा जरूरी है बैंक अकाउंट मैच करेगा मेरा पासबुक से और मेरा कैश बुक से? पासबुक और कैश बुक मैच करेगा ऐसा जरूरी है? नहीं मैच कर रहा है। रीजन क्या है? इसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं? बीआरएस बनाते हैं, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाया जाता है। क्यों? रीपरफॉर्मेंस मतलब इसको रीचेक करो, देखो आखिर रीजन क्या था कि मैच नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये ऑडिटर चेक करेगा कि आखिर किसकी कौन, देखो मैनेजमेंट तो बताएगा ना कि देखिए इसके बीच में ये ट्रांजेक्शन हुआ था, इसके कारण से मैच नहीं किया था। अगर मैनेजमेंट का इंफॉर्मेशन दिया हुआ करेक्ट है तब तो बीआरएस बनाएंगे तो मैच कर जाएगा। अगर इंफॉर्मेशन दिया हुआ गलत है तब तो मैच नहीं करेगा। तब हम और अच्छा तरीके से उससे इंक्वायरी करेंगे। समझ में आया? इसको नोट कर लो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक काम करो, हम एक सीट दिए थे, ये घर पर जाकर पढ़ना। इसमें एक क्वेश्चन है, जो दूसरा सीट दिए थे ना, अच्छा जो दूसरा सीट दिए थे हम, उसका क्वेश्चन नंबर 6 क्या? अच्छा सीट आज मिल जाएगा जिसको नहीं मिला। क्वेश्चन नंबर सॉरी अच्छा 6 नहीं 7 है। 7 को देखो, दिखाई दिया 7? 7 के ऊपर में लिख लो तो घर पर पढ़ना है। अरे लिख लो घर पर जाकर पढ़ना है 7, ठीक है? इसमें वो सारा टॉपिक एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है? मिला? अरे और एक सीट दिए थे कल, उसको चेक करो। आज जिसको नहीं मिला वो जाते समय हमसे ले लेना। हाँ बोलो क्या डाउट है, बोलो। हाँ सुनो ध्यान से, ऐसे 200 और भी कुछ बोला है, बोला चाहे ऐसे 200। जब हम लोग ऑडिट करने जाएंगे ना, जब भी ऑडिट करने जाएंगे तो ध्यान रखना जो अपना ओपिनियन देना है ट्रू एंड फेयर व्यू के ऊपर, उसके लिए जो हम लोग को चाहिए डॉक्यूमेंट्स
वो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट होना चाहिए। सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट होना चाहिए। देखो सफिशिएंट का मतलब लिख लो क्वांटिटी, एप्रोप्रिएट का मतलब लिखो अच्छा क्वालिटी। नोट किया? मतलब बोला था हम लोग अगर ट्रू एंड फेयर व्यू के ऊपर अपना ओपिनियन देने जा रहे हैं, जो तथ्य होगा, ठीक है, तो वो तथ्य सफिशिएंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जो तथ्य होगा वो तो सफिशिएंट होना चाहिए, कम से कम हमारे सफिशिएंट मतलब इतना क्वांटिटी में आना चाहिए, लेकिन उसमें अच्छा क्वालिटी भी तो हो। जो बात बोल रहा है, जिसके आधार पर दे रहा है, जैसे कि हम तुमको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं। सपोज मान लो हम लोग बोले ना जो स्टॉक वेरिफिकेशन किए थे उसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक था, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा फ्रॉड वगैरह भर्ती था, वो सही नहीं था। तो बोले ठीक है, अच्छा तो इसके लिए क्या तथ्य मेरे पास, उस तथ्य के आधार पर देंगे। तो वो गया तो बोला देखिए भैया हम लोग क्या किए, क्वांटिटी लेके आए। क्वांटिटी का मतलब जैसे कि वो वॉचमैन अच्छा कहाँ रहता है, उसका घर कहाँ पर है, ठीक है, तो उसका कितना पत्नी है, सारा का सारा नोट करके लेके चला आया, ठीक है, उसका कितना फ्लैट है, नहीं है, सारा का सारा। क्वांटिटी तो बहुत बड़ा है, लेकिन क्या उसमें कोई भी क्वालिटी है? उसके ऊपर अपना ट्रू एंड, अरे उसका हमको कोई काम ही नहीं था। मतलब जो क्वांटिटी लाया जा रहा है, जो भी मेरे सामने जो डॉक्यूमेंट्स होगा, जो एविडेंस होगा, जिसके आधार पर ओपिनियन देंगे, उसके अंदर क्वालिटी भी होना चाहिए। ये चीज डिसाइड करना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि हम तुमको बताएं अभी, देखो लिखा हुआ है असेसमेंट ऑफ रिस्क। असेसमेंट ऑफ रिस्क का मतलब हुआ, देखो पहला चीज, दो चीजों के आधार पर हम लोग डिसाइड करेंगे कितना क्वांटिटी का जरूरत पड़ेगा और कितना क्वालिटी का जरूरत पड़ेगा। पहला क्या है, असेसमेंट ऑफ रिस्क के आधार पर डिसाइड किया जाएगा। जैसे कि मान लो हम जिस कंपनी में ऑडिट करने गए, नॉर्मली अच्छा एक ऑडिटर ऑडिट कब स्टार्ट करता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने के बाद। अरे बनेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट तब तो ऑडिट का काम स्टार्ट होगा। तो जाएंगे अच्छा तो एक महीना में 1 लाख डेटर है कंपनी का, क्या 1 लाख डेटर चेक हो जाएगा? अच्छा सपोज मान लो 1000 डेटर है, कितना डेटर अच्छा 1000, उसमें हम लोग नॉर्मली चेक कितना करते हैं? 100 टेस्ट चेकिंग होता है। लेकिन ये टेस्ट चेकिंग कितना करना है, ये टेस्ट चेकिंग कर रहे हैं, एक तरह का रिक्स है कि नहीं है? रिक्स है ना। अगर 100 को चेक करें कि 200 को चेक करें कि 300 चेक करें, ये ऑडिटर कैसे डिसाइड करेगा? इसके लिए अच्छा एक असेसमेंट ऑफ रिस्क होता है। भैया ये क्या रिस्क है? जैसे कि हम लोग पहले बात करेंगे मैनेजमेंट से कि इसके पहले आपके कंपनी में कोई घोटाला वगैरह हुआ था, फ्रॉड वगैरह हुआ था, लास्ट ईयर का ऑडिट रिपोर्ट देखेंगे, इसका रिपोर्ट कैसा था, ट्रू एंड फेयर था कि नहीं था फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिससे हमको पता चल जाएगा कि इसके कंपनी में हमको ऑडिट कितना करना है, टेस्ट चेकिंग कितना करना है। जैसे कि मान लो कोई गवर्नमेंट कंपनी है, पता चला इस कंपनी में आए दिन घोटाला होता है, ठीक है, तो तब बताओ टेस्ट चेकिंग ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा। मतलब क्यों? उसमें रिस्क ज्यादा है। मतलब बोल सकते हैं अच्छा जिस कंपनी के ऑडिट करने में रिस्क ज्यादा होगा उसमें क्वांटिटी कम होगा, ज्यादा ना लगेगा। अच्छा टेस्ट चेकिंग ज्यादा करेंगे, हो सकता है 100% टेस्ट चेकिंग करना पड़ जाए। लेकिन अच्छा जब बहुत अच्छा कंपनी होता है टाटा के तरह, ठीक है, तो बहुत ट्रांसपेरेंसी होता, मतलब तो रिस्क बहुत कम होता, तो 100 भी चेकिंग करते तो हो जाता काम। अच्छा तब क्वांटिटी का जरूरत कम पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब इधर आते हैं अच्छा क्वालिटी। जैसे कि हम मैनेजमेंट को बोले एक काम कीजिए, आप लोगों का काम किया है, एक बैंक का ऑडिट करने गए,
बैंक में काम क्या था ना, अच्छा वो लोग अच्छा बहुत सारा फिक्स डिपॉजिट जमा करके रखा था। जब भी कोई बैंक वाला जब फिक्स डिपॉजिट करता है, एक एफडीआर रखता है, पता है कि नहीं, फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट या तो फिक्स डिपॉजिट सर्टिफिकेट। फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट रखिएगा, नहीं तो फिक्स डिपॉजिट सर्टिफिकेट, कुछ भी बोल सकते हो। तो हम उससे बोले ठीक है, आप लोग का जो बैंक में फिक्स डिपॉजिट किया गया है ना, उसका आपके पास एक कॉपी है, वो कॉपी आप हमको दीजिए। एक कॉपी कस्टमर को देता है, दूसरा कॉपी तो उसके पास होता है ना, वो दीजिए। तो बोल रहा है कि देखिए मेरा जो डायरेक्टर है ना, वो मतलब वो रखा है, ठीक है, और मेरा डायरेक्टर अभी आउट ऑफ इंडिया है, ठीक है, उस केस में हम लोग क्या करेंगे? बोलो अच्छा, अरे उसका और भी तो डायरेक्टर होगा, तो जो भी चीज़ है अगर नहीं भी है तो हम लोग क्या बोलेंगे, एक काम कीजिए तब आप, अब हमको अपना कंप्यूटर से सारा का फोटो कॉपी निकाल कर दीजिए। अरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो पहला काम क्या होगा, फोटो कॉपी मांगेंगे। अरे फोटो कॉपी का आधार पर देना पड़ेगा। दूसरा बात, डायरेक्टर का को ईमेल कीजिए अपना डायरेक्टर को कि जैसे ही आएगा वहां से फॉरेन से तुरंत हमको आकर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देगा, दिखाएगा हमको। दूसरा काम। तीसरा काम, फोटो कॉपी के ऊपर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, सीएफओ का अटेस्टेड होना चाहिए। सीएफओ का मतलब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, उसका अटेस्टेड चाहिए। देखो अच्छा, अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मिल जाता हमको तो कोई दिक्कत था, अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं मिला तो हम क्या किए, फोटो कॉपी मांगे, उसके ऊपर सीएफओ का अटेस्टेड मांगे। फिर जाकर अच्छा बोले जब आएगा डायरेक्टर उसको ईमेल करो, अभी जब आएगा तो हमको फिर ओरिजिनल कॉपी बोलना दिखाने के लिए। मतलब ओरिजिनल कॉपी के अभाव में, ठीक है, तो हम लोग का क्वांटिटी बढ़ गया, ज्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं लगे। अगर ओरिजिनल कॉपी रहता तो एक में ही काम हो जाता। इसका मतलब क्या पता चला हमको, अगर क्वांटिटी बहुत अच्छा है, क्वांटिटी बहुत अच्छा है, सॉरी अच्छा क्वालिटी अच्छा ना, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देता है तो हमको क्वांटिटी कम लगेगा। लेकिन मान लो अच्छा यदि क्वालिटी बहुत खराब है, तब क्वालिटी बहुत घटिया है तो हम लोग क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट्स। ये जो बात बोल रहे हैं ना सारा लिखना पड़ेगा, इसमें सीट में लिखा हुआ है, देखो। और एक सीट था, कहाँ गया? अच्छा देखो हम बता देंगे, थोड़ा वेट करो। पहला जो सीट दिए थे ना वहां पर देखो कहीं लिखा है सब्सटेंटिव प्रोसीड्यूर एंड कंप्लायंस प्रोसीड्यूर, ऐसा लिखा हुआ है क्या? उसी के थोड़ा आगे बढ़ते जाएंगे ना तो मिल जाएगा, वो थोड़ा घर पर देख लेना, ठीक है, मिल जाएगा उस लाइन में, ठीक है। तो अब सुनो ध्यान से, हम लोग पहला सीट का पॉइंट 1 पढ़ चुके हैं। पहला सीट जो दिया गया था उसका पॉइंट 1 हो चुका था। पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 5 सिर्फ सुन लो। देखो हम लोग जब बार बार बोलेंगे ना, सुन लो, जितना तरह का एक्सपेंसेस होगा, एक चैप्टर आएगा वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन, तुम लोगों का सिलेबस में है, सिखाएंगे, बहुत इजी से चैप्टर है, वो ट्यूशन सेंटर में ही समझाया जा सकता है। उस चैप्टर में बहुत ही आसानी से 10 मार्क्स मिल जाएगा, बहुत इजी से चैप्टर होता है। सिर्फ सुन लो इतना, अभी वो चैप्टर बाद में पढ़ा देंगे। वाउचिंग का मतलब क्या होता है, वाउचिंग मैंने वाउचर किसका होता है, इनकम और एक्सपेंसेस का। सिर्फ इनकम और एक्सपेंसेस का होता है वाउचर, समझ में आया कि नहीं? तो वाउचिंग किसका होगा, इनकम और, अरे इनकम और एक्सपेंसेस का। वेरिफिकेशन सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटीज का होता है, किसका होता है, सिर्फ ये चैप्टर है, चैप्टर में पढ़ाएंगे। जैसे कि अच्छा एक बात बताओ तो, कैश का क्या होगा, वाउचिंग की वेरिफिकेशन, बोलो। कैश एसेट्स होता है, मतलब उसका वेरिफिकेशन होगा। ये वेरिफिकेशन कैसे करना है उस चैप्टर का हमको वेट करना पड़ेगा, समझ में आया? ये पॉइंट 5 में था। इसके बाद पॉइंट 6 में ना एआरपी के बारे में बताया गया था। पॉइंट 7 सब्सटेंटिव प्रोसीड्यूर और कंप्लायंस प्रोसीड्यूर के ऊपर बोला है। पॉइंट 8 के लिए हम लोग थोड़ा वेट कर रहे हैं,
थोड़ा सा वेट करेंगे पॉइंट 8 के लिए, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट 9 सिर्फ घर पर पढ़ना अच्छा, कि पॉइंट 9 में बताया गया ना हम लोगों को कि एक ऑडिटर अच्छा, सपोज मान लो अगर गिल्टी पाया गया तो उसके साथ क्या किया जाएगा, उसका सर्टिफिकेट भी कैंसिल हो सकता है, अगर दोषी पाया गया तो। पॉइंट 10 बता दिए कि किसका किसका ऑडिट होता है और किसका किसका ऑडिट नहीं होता है। पॉइंट 11 में बताया गया कौन ऑडिट कर सकता है। इसके बाद देखो ऐसे में मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहा था। पॉइंट एक देखो स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिट मिला ऐसे 200, इसमें क्या लिखा हुआ था, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड इट्स स्कोप मिला अच्छा तुम लोगों को। देखो मेरा स्टूडेंट बहुत सारा हमसे क्वेश्चन पूछा, बोला भैया ये सारा का सारा हम लोग पढ़ लिए समझ गए, इसमें ना कुछ नाम दिया हुआ, देखो तो पहला एक नाम दिया डॉक्यूमेंटेशन। तुम लोगों को डॉक्यूमेंटेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम तुम लोग बहुत अच्छा से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन के बगल में क्या लिखा है, ऐसे 230 दिखाई दिया तुम लोगों को, ऐसे 230 230, ये बताओ अच्छा। तो ये ऐसे 200 के अंदर कैसे चला आया, मेरा स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहा था इसके अंदर लिखे कि नहीं लिखे, तो मतलब सुनो, ऐसे 200 बोलता है ना, जब भी तुम लोग ऑडिट करने के लिए जाना तो डॉक्यूमेंट मेंटेन करना। अगर डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा, तुम लोग किस तथ्य के आधार, जो तथ्य मिला तो उसका कोई डॉक्यूमेंट बनाकर रखेंगे कि नहीं रखेंगे, नहीं तो हम लोग ट्रू एंड फेयर व्यू के ऊपर अपना रिपोर्ट कैसे देंगे, अपना ओपिनियन कैसे देख सकेंगे। इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट मेंटेन करना चाहिए, मेंटेन करना है, ये बात कौन बोला, ऐसे टू, लेकिन मेंटेन कैसे करना है ये बात कौन बोलेगा, ऐसे 230। आज बहुत लेट हो चुका है इसलिए आज हम इसको नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास पढ़ा देंगे, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब सुनो, ऑडिट एविडेंस दिखाई दिया, ऐसे 500 अभी चल रहा है, ठीक है, जो ऑडिट एविडेंस स्टार्ट किए थे लास्ट क्लास, सब्सटेंटिव प्रोसीड्यूर, कंप्लायंस प्रोसीड्यूर, ठीक है। तो अच्छा इसके बाद ऑडिट प्लानिंग, तुम लोग को डिटेल से पढ़ाया जाएगा ऑडिट प्लानिंग, ऐसे 300 में। अभी सिर्फ बताएं कि प्लान करके जाना है, सिर्फ इतना बता दो। अच्छा इसके अंदर लिखना है कि नहीं लिखना है, ये सब इसके अंदर लिखना है, सिर्फ थोड़ा सा लिखना है, जैसे कि डेफिनेशन लिखा जाता है, डिटेल्स में एक ऐसे आएगा अलग से। अभी सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, बस उसके बाद छुट्टी हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन को नोट करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो लिखो, नहीं नहीं तुरंत हो जाएगा। बेसिक इसको जल्दी से नोट करो।
एग्जाम में अच्छा एज इट क्वेश्चन दिया जाएगा कि बेसिक प्रिंसिपल गवर्निंग ऑफ ऑडिट के बारे में तुम लोग क्या जानते हो। ये सारा पॉइंट तुम लोग को लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बहुत आता है एग्जाम में, ये याद करना पड़ेगा। तो कोई दिक्कत नहीं, चलो ऐसे 200 पढ़ चुका है ना, अच्छा उसी में देखने सारा पॉइंट लिखा हुआ है, एक्सप्लेन भी किया हुआ है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताया गया, अच्छा जैसे कि बोला गया जब ऑडिट करने जाओगे तो जो एविडेंस मिलेगा उसको डॉक्यूमेंट में नोट कर लेना। डॉक्यूमेंट के बारे में डिटेल्स हम तुम लोग को नेक्स्ट क्लास में बोलने वाले हैं। इंटीग्रिटी मतलब एक ऑडिटर क्या होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, सिंसियर होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। स्किल मतलब अच्छा उससे अच्छा कुछ नॉलेज वॉलेज नहीं होगा ऑडिटर के पास, अच्छा स्किल है तभी तो ऑडिटर है। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब बताए थे, कॉन्फिडेंशियल का मतलब क्या होता है? अरे क्या? अच्छा कोई भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं होना चाहिए जिसका ऑडिट करने जा रहा है। अरे जिसका ऑडिट करने जाएंगे वो कंपनी अपना बारे में हमको डिटेल्स इंफॉर्मेशन देगा कि नहीं देगा? देगा तभी तो उसका ऑडिट करेंगे। तो दे दिया तो क्या इसका मतलब इतना विश्वास कर मैनेजमेंट, प्रकाश मैनेजमेंट या जो को हमको बता रहा है, इतना सारा इंफॉर्मेशन दिया, हम क्या उसका इंफॉर्मेशन को लीक कर सकते हैं? हम लोग लीक नहीं करेंगे, समझ में आया? इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी। तो भैया किसको बता सकते हैं? लॉ जिसको बोलेगा उसको, सिर्फ अपना क्लाइंट को, तो क्लाइंट को सब पता है। और किसको? आईसीआई को। वर्क परफॉर्म बाय अदर मतलब अच्छा अदर वर्क परफॉर्मेंस, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब हुआ ना, अच्छा देखो हम लोग जब आर्टिकल लोग को भेजते हैं ना, तो आर्टिकल लोग मतलब सीए हर एक जगह नहीं जाता है, अपना आर्टिकल लोग को भेजता है जिसको ट्रेनिंग देता है। वो लोग जो इन्फॉर्मेशन मतलब उसको कैसे भेजना है, वो लोग को काम कैसे करना है, ये सारा का सारा कौन सिखाएगा? ऑडिटर। तो बताया गया उसको पहले से इसको तैयार करो इस चीज के लिए। प्लानिंग प्लान करके जाएगा कि नहीं जाएगा? एआरपी के बारे में पढ़ा चुके हैं, रेशियो कैसे कंपैरिजन करना है। इंटरनल कंट्रोल एंड अकाउंटिंग सिस्टम, अच्छा उसको भी तो चेक करना पड़ेगा, कैसे चेक करना है वो भी बताए थे। एग्जिस्ट होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए और इफेक्टिव होना चाहिए और कंटिन्यूटी आना चाहिए उसमें। अच्छा ये सारा करने के बाद तब तो मेरा रिपोर्ट तैयार होगा, तब तो रिपोर्ट करेंगे कि आपका कंपनी का ये सिचुएशन में है, इसीलिए हम इसके ऊपर ये रिपोर्ट देने वाले हैं। मतलब याद कर लेना अच्छा इसको, ये बहुत जरूरी पॉइंट है, तुम लोग को बुक में मिल जाएगा इसको। अरे पेयर, इसीलिए इसको था सीक्वेंस से हमको तोड़ना पड़ा, डिस्को पेयर, ठीक है। इसको सीक्वेंस से हमको तोड़ना पड़ गया मजबूरन। बस आज इतना ही करो, आज थोड़ा लेट हो गया, नेक्स्ट क्लास से लेट नहीं होगा। तुम लोग को सैटरडे को आना है, ठीक है, सैटरडे को आना है आप।